नमस्ते, वेलकम बैक। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी यूपी पीजीटी 2010 इकोनॉमिक्स पेपर की सॉल्यूशन सीरीज और ये है पार्ट 8। यहाँ हम टैकल करेंगे क्वेश्चन 71 से 80 तक और उनके पीछे के कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो आज के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। हम इन्फ्लेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों ही इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं और इनके बीच का कनेक्शन समझना दैट्स क्रूशल। लेट्स सी हाउ। तो पहला सवाल, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच जो शॉर्ट रन रिलेशनशिप है उसको फॉर्मलाइज करने का क्रेडिट आखिर किस इकोनॉमिस्ट को जाता है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, A.W. फिलिप्स। लेकिन आंसर से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी थ्योरी। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। यही है फेमस फिलिप्स कर्व। बड़ी सिंपल सी बात है। ये एक उल्टा रिलेशनशिप, एक इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है। मतलब जब इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे जाता है, और इसका उल्टा जब इन्फ्लेशन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक तरह का ट्रेड ऑफ बन जाता है, राइट? अब जब इन्फ्लेशन की बात हो ही रही है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइप के इन्फ्लेशन पर है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन आखिर होता क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? और इसका सही जवाब है डी, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। आप खुद सोचिए, जब लोग ज्यादा होंगे तो चीजों की डिमांड भी तो ज्यादा होगी, और अगर सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती तो प्राइसेस नेचुरली ऊपर जाते हैं। इसी चीज को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसकी क्लासिक डिस्क्रिप्शन है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मतलब जब खरीदने वाले बहुत हैं लेकिन मार्केट में सामान कम है तो प्राइसेस ऊपर की तरफ पुल हो जाते हैं। सिंपल। चलिए सेक्शन 2 पर आते हैं, माइक्रो कॉन्सेप्ट्स। अब हम इकोनॉमी के बड़े पिक्चर से थोड़ा हटकर इंडिविजुअल फर्म्स और कंज्यूमर्स के डिसीजंस पर आते हैं, मतलब प्रॉफिट और डिमांड पर। अगला सवाल नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन पर है। इन ऑप्शंस में से कौन सा इस कॉन्सेप्ट को सबसे आसान और सबसे ठीक तरीके से डिफाइन करता है? सही जवाब है डी। नॉर्मल प्रॉफिट को ना आप एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट की तरह सोच सकते हैं। ये वो मिनिमम प्रॉफिट है जो एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में बने रहने के लिए मोटिवेट करता है। अगर इससे कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो इंडस्ट्री छोड़ने का सोच सकता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम पैसा क्यों डिमांड करते हैं? क्या पैसा अपने आप में कोई चीज़ है जिसे हम यूज़ करते हैं? सवाल डिमांड फॉर मनी के नेचर के बारे में है, और इसका जवाब है डिराइव्ड डिमांड। इसका मतलब बहुत सिंपल है। देखिए, हमें पैसा पैसे के लिए नहीं चाहिए, हमें पैसा इसलिए चाहिए ताकि हम उससे दूसरी चीज़ें खरीद सकें, जैसे कि फ़ोन, कार या ग्रोसरीज। तो मनी की जो डिमांड है वो दूसरी चीज़ों की डिमांड से डिराइव होती है। सेक्शन 3, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब तक हमने डिमांड और इन्फ्लेशन की बात की, पर इन सबको कंट्रोल कौन करता है? यहाँ आते हैं बैंक्स और हमारा सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई के पास आखिर कौन से हथियार, कौन से टूल्स होते हैं उससे कंट्रोल करने के लिए? सवाल इन्हीं टूल्स के बारे में है, और इसका आंसर है सारे के सारे। सभी टूल्स यूज होते हैं। आरबीआई का फंडा बिल्कुल सिंपल है। जब महंगाई कंट्रोल करनी है तो मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा निकालना पड़ेगा। कैसे? वो रिपो रेट बढ़ा देते हैं, जिससे बैंक्स के लिए लोन लेना महंगा हो जाता है। फिर वो सीआरआर और एसएलआर भी बढ़ा देते हैं, जिससे बैंक्स के पास आगे लोन देने के लिए पैसा ही कम बच जाता है। तो इन दोनों ही तरीकों से मार्केट में जो मनी सप्लाई है ना, वो टाइट हो जाती है। पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ रेट्स देखे। अब एक स्पेसिफिक रेट पर फोकस करते हैं। वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन देता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेपो रेट। आप इसे बैंकिंग सिस्टम के एक वाटर टैप की तरह समझ सकते हैं। जब आरबीआई को मार्केट में पैसा बढ़ाना होता है, वो इस टैप को खोल देता है, और जब पैसा कम करना हो तो बंद कर देता है। ये लिक्विडिटी मैनेज करने का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। यहाँ 2 और इम्पॉर्टेंट बैंकिंग फैक्ट्स हैं, बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट। पहला, नोट इश्यू करने के लिए आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है, जिसके लिए उसे कम से कम 200 करोड़ का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। और दूसरा, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। और अब हमारा फाइनल सेक्शन, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। हमने मनी सप्लाई की बात तो की, पर इसका प्राइसेस से डायरेक्ट कनेक्शन क्या है?
ये थ्योरी इसी सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल सवाल का जवाब देती है। ये क्वेश्चन सीधा कैम्ब्रिज इक्वेशन से है। तो सिनारियो को इमेजिन कीजिए, इकोनॉमी में पैसा यानी M और प्रोडक्शन यानी Y कांस्टेंट है। अगर K बढ़ जाए यानी लोगों की कैश अपने पास रखने की आदत बढ़ जाए तो प्राइसेस पर क्या असर पड़ेगा? पहले इस इक्वेशन को डिकोड करते हैं। P इक्वल्स M/KY। यहाँ P है प्राइस लेवल, M है टोटल मनी इन दी इकोनॉमी, Y है टोटल आउटपुट या सामान, और सबसे इम्पॉर्टेंट है K यानी लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा कैश में होल्ड करना पसंद करते हैं। ओके, अब इसके लॉजिक को समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब K बढ़ता है इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अब कैश अपनी जेब में ज्यादा रख रहे हैं, और अगर पैसा जेब में है तो खर्च कम हो रहा है। अब सोचिए, मार्केट में पैसा उतना ही है, सामान भी उतना ही है, लेकिन लोग खरीदारी कम कर रहे हैं। तो क्या होगा? डिमांड कम हो गई। सेलर्स को कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, राइट? बस इसीलिए जब के ऊपर जाता है, प्राइस लेवल यानी P नीचे आता है। तो हमारा सही जवाब है प्राइस लेवल गिर जाएगा। तो आज हमने देखा कि कैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और मनी सप्लाई आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। फिलिप्स कर्व से लेकर RBI के टूल्स तक, इन सब का मकसद इकोनॉमी को बैलेंस करना ही है। इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे अगले 10 क्वेश्चंस के एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।